है सर, दिखाओगे? यस सर। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली सर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास है और हम यहाँ पर अकाउंटिंग बेसिक्स लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो अकाउंटिंग थ्योरी है जो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया बट बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, जिसमें पूरा अकाउंटिंग अकाउंट्स का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली जिसको थ्योरी बोल के नॉर्मली लोग रटते हैं बट रटने वाला चीज़ नहीं है, प्योर अंडरस्टैंडिंग एंड जिसके बेसिस में अकाउंटेंसी बिल्डअप हुआ है। तो बहुत जल्दी उसके बारे में मैं बात करना स्टार्ट करूँगा, लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आगे आगे बात। बट बिफोर दैट थोड़ा जर्नल, लेजर वगैरह थोड़ा लोग रिवाइज भी कर रहे हैं, जिन लोगों का पहले से किया हुआ है और जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है वो लोग सीख रहे हैं सब। जो मतलब अगर अकाउंट्स का अगर आपको जर्नल एंट्री प्रॉपरली अगर आपको आता है तो इसका मतलब आप जान लो कि आगे आगे जो भी एडवांस टॉपिक है, जैसे कि आप मैम के पास जब एडवांस टॉपिक पढ़ते हो, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि एडवांस टॉपिक में आपको दिक्कत कम होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है बट कम होता है, ठीक है। अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम बहुत कम होगा, ये तो गारंटी है। ओके चलो, मैंने कुछ होमवर्क दिया था तो मुझे शुभजीत ने शेयर किया होमवर्क, मैंने सभी को शेयर कर दिया था जर्नल का क्वेश्चन। तो शुभजीत ने मुझे शेयर किया कि सर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एज पर मॉडर्न रूल और एज वेल एज पर गोल्डन रूल, मतलब जिसमें आपको क्या करना था, ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना था और एनालिसिस करके ये बताना था मॉडर्न रूल के हिसाब से, मॉडर्न रूल इन द सेंस अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू से और एज वेल एज गोल्डन रूल के हिसाब से, मतलब डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट भी करना है और क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट ये भी बताना है ना सर। तो शुभजीत ने मुझे जो शेयर किया वो है मॉडर्न रूल। शुभजीत गोल्डन रूल तो शेयर नहीं किया तूने? স্যার করেছি, অনেক কয়েকটা পারিনি ওই জন্য আর শেয়ার করিনি। अच्छा ठीक है सर, बाकी लोगों का मुझे नहीं मिला, हो सके तो सर जरूर ट्राई करें और मुझे शेयर करें, बट कोई बात नहीं, चलो मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। वैसे मैं लास्ट वीक मॉडर्न रूल के हिसाब से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। हाँ सर, मतलब डेबिट और क्रेडिट क्यों है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है और उसके एनालिसिस क्या है, ये मेन पर्पस था ना, ये मेन पर्पस था। तो आपको डेबिट क्रेडिट ढूंढना भी है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेबिट क्रेडिट, यू हैव टू फाइंड आउट द अकाउंट्स, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन्स में, बिकॉज देयर इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ना, तो डबल एंट्री के कारण दो अकाउंट्स फाइंड आउट करना होता है। तो आपको दो अकाउंट फाइंड आउट करना है, उसका नेचर क्या है वो बताना है, ठीक है, और नेचर के हिसाब से उसका अफेक्टेड कैसे होता है वो, अफेक्टेड इन द सेंस अगर मॉडर्न रूल कर रहे हो तो इंक्रीज और डिक्रीज से ही काम हो जाता है। मॉडर्न रूल इज वेरी वेरी साइंटिफिक सर, मतलब बहुत इजी है और काफी साइंटिफिक भी है, बस इंक्रीज और डिक्रीज देखो और डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट कर लो, है ना। तो चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फटाफट मुझे जवाब दीजिएगा सर। तो ये जो कहाँ तक किए थे हम लोग मॉडर्न रूल में, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न रूल में हम लोग ABCD EFGH तक किए थे और गोल्डन रूल के हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, मतलब क्लास में सॉल्व करवाया था। तो चलो एक काम करते हैं, मॉडर्न रूल को पहले सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। हाँ सर, बेसिक्स है तो बेसिक्स का पूरा डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि मैं बेसिक्स में कोई चांस नहीं लेना चाहता सर। अच्छा प्लीज मुझे आप लोग फटाफट बताइएगा सर। हाँ, H तक हो गया था, H के बाद ट्रांजैक्शंस क्या था, ये ट्रांजैक्शंस का नोट्स भी दे दिया था आप लोगों को, ये वाला, ये जो इलस्ट्रेशन 3 बोल के है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, और मैंने इसी को आपको बोला था ऑलरेडी, क्लास में ही बोल दिया था, इसे सेम टू सेम क्वेश्चंस पे आपको मॉडर्न रूल भी अप्लाई करना है, ठीक है, और इसी को मैंने एक्चुअली आपको क्लास में मॉडर्न रूल के हिसाब से सॉल्व करना। क्वेश्चन में से लिखा हुआ है ट्रेडिशनल, बट आप ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी करें
ये मैंने आपको बोल दिया। चौथा ज्योति, आप लोगों ने ट्राई किया था सर, डेबिट क्रेडिट फाइंड आउट किया था आप लोगों ने? यस सर। कंप्लीट हो चुका है? यस है, लेकिन डाउटफुल है इसलिए कॉन्फिडेंशियल है करके शेयर नहीं किया। चलो ठीक है, चलो, क्या डाउट है देख लेते हैं सबसे। अच्छा, एज तक हो गया था, तो एज के बाद ट्रांजैक्शंस क्या है, चलो देखते हैं। सर एज में था, एज तक हो गया था, तो एज के बाद क्या है, आई, तो GHI। चलो सर, लेट्स स्टार्ट। तो आई में क्या है सर, आई में बोलता है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, जिसने होमवर्क किया मेरे को शेयर किया, जो नहीं किया, ठीक है, दोनों जवाब दे, सभी कोई ट्राई करे, ठीक है। तो प्लीज टेल मी सर, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, बोलो कौन सा दो अकाउंट्स होगा? श्याम को क्रेडिट में गुड सेल करना, इसमें क्या दो अकाउंट आएगा सर? श्याम एंड सेल। श्याम एंड सेल। चलो, सेल। आपने बताया, मैंने लिख दिया। सर सही बताया ना विश्वजीत ने? बाकी सबको क्या लगता है? श्याम्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। थैंक यू सर। तो श्याम हो गया, सेल्स हो गया। अभी मॉडर्न रूल ही चल रहा है, तो बताओ यहाँ पर श्याम और सेल्स का नेचर क्या है? एसेट्स एंड रेवेन्यू। एसेट्स एंड रेवेन्यू। कौन एसेट है? सैम एसेट्स एंड सेल्स रेवेन्यू। श्याम एसेट क्यों है, बोलो? जी डेटर है। सर थैंक यू। किस तरह का एसेट है ये? डेटर, डेटर इज व्हाट टाइप ऑफ एसेट? करेंट एसेट। थैंक यू सर। डेटर करेंट एसेट होता है सर। डेटर कौन होता है? जिनको प्रोडक्ट हम क्रेडिट में सेल करते हैं, वो मेरा डेटर है। जैसे यहाँ पर श्याम जी को मैंने सेल किया, मतलब एक्चुअली ये राम का है ना अकाउंट, किसका है कुछ नाम नहीं बताया। तो यहाँ पर श्याम को क्रेडिट में सेल किया गया, तो क्योंकि श्याम को क्रेडिट में सेल किया गया, तो श्याम मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो क्योंकि श्याम मेरा डेटर बन गया, तो डेटर इज माई करेंट एसेट। डेटर इज माई करेंट एसेट। और करेंट एसेट मेरा क्या होता है, एसेट ही होता है। और ये शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर, लाइक विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपको शाम से नॉर्मली पैसा मिल जाए। मतलब ये एक मार्केट प्रैक्टिस है कि जो करंट एसेट्स हैं उसका पैसा मार्केट से थोड़ा जल्दी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। जब आप कभी आगे जाके जब आप लोग अकाउंटिंग रिपोर्ट रेडी करोगे, सीएफ इंटर में, फाइनल में, सीएमए इंटर फाइनल में, ठीक है, तो वहां पर आपको ये करंट एसेट का डेटा चेक करना पड़ता है, ठीक है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो फिक्स एसेट नहीं, लायबिलिटी नहीं होता, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जैसे मानो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जस्ट मैंने रैंडमली लिया सर, इसका फाइनेंशियल्स में जा रहा है सर, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्ट करते हैं, जो मार्केट एनालिसिस बनना चाहते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। और आगे जाके एक्चुअली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट स्पेशली, और ठीक है, मतलब चार्टर्ड और सीएमए को बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दैट इज क्या करना पड़ता है सर, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है, जिसमें कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो अगर मैं बैलेंस शीट में एक बार जाऊं, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख रहा है सर, देखो आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट का डेटा नजर आ रहा है, ये देखो सर, ये क्या है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का ये एक्चुअली समरी है। एक्चुअल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट वाइज है वो आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिलेगा। मैं आपको समरी से दिखा रहा हूँ। अब जस्ट यहाँ पर नजर डालें तो आपको यहाँ पर कंपनी का जो करंट एसेट्स है उसका, करंट एसेट्स का एक नजर आ रहा है सर, मतलब बिजनेस के पास कितना करंट एसेट्स है, कितना रिसीवेबल्स है, सारा आपको यहाँ पर नजर आएगा इधर, ठीक है। करंट एसेट्स, टोटल रिसीवेबल, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टोटल रिसीवेबल, टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। रिसीवेबल मतलब क्या, रिसीवेबल मतलब क्या,
हाँ सर, जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे ना, तब डेटर को रिसीवेबल बोल के पढ़ोगे। क्या बोल के पढ़ोगे? रिसीवेबल बोल के। सेम कॉन्सेप्ट है। रिसीवेबल का मतलब ही होता है डेटर। ठीक है, मतलब कंपनी ने मार्केट में कितना क्रेडिट सेल किया, और क्रेडिट सेल का अमाउंट जो कंपनी का पड़ा हुआ है, मार्केट से मिलने वाला है, वो है दिस अमाउंट। तो 23,640 करोड़ का अमाउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्केट से मिलने वाला है। समझ में आ रहा है सर? ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस करके जर्नल एंट्री होता है, जर्नल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनता है, और फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, जो भी बिजनेस का टाइप हो, ठीक है, उसमें वहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, पीएल बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, और उस बैलेंस शीट से डेटा को चेक करके हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, और जो चार्टर्ड और सीएमए वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका रिपोर्ट देके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, बैंक लोन देते हैं। सारा काम इसी पे डिपेंड करता है। सो अगर आपका ये बेसिक लेवल का नॉलेज क्लियर है, तो आप इतना जान लो, ये जो है मतलब टॉप लेवल में जाके जो ये काम करना पड़ता है, ये बहुत आसान हो जाएगा सर। गहराई को समझो सर, गहराई को समझो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सिंगल ट्रांजैक्शंस। ओके, वेरी गुड सर। अच्छा, तो फिर मैं लिख देता हूँ सर। श्याम कौन है? श्याम मेरा एसेट है। सेल्स क्या है सर? रेवेन्यू। थैंक यू सर। तो श्याम एसेट है, रेवेन्यू है सेल्स। तो एसेट क्या हुआ मेरा? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हाँ सर, एसेट इंक्रीज ना। और सेल्स क्या हुआ? सेल भी तो बढ़ा। तो एसेट भी इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि सेल होने से क्या होता है, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है। देखो, ये भी चेक करने का मौका मिलता है रियल लाइफ में। ये देखो सर, रियल लाइफ में जब आप कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चेक करते हो, तो इस इनकम स्टेटमेंट में बिजनेस का रेवेन्यू नजर आता है। तो रिलायंस का 2022 का रेवेन्यू चेक करो, 7,18,061 करोड़ का। 2023 22-23 ऑनवर्ड का जो रेवेन्यू है, वो ऑलमोस्ट 7,95,445 का रेवेन्यू जा रहा है। 2021 में कोरोना पीरियड में रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया था, 2020 में उससे थोड़ा अच्छा था। नजर आ रहा है? तो बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैश सेल भी हो तो भी रेवेन्यू बढ़ता है, क्रेडिट सेल हो तो भी रेवेन्यू बढ़ता है। सो रेवेन्यू रेवेन्यू के ऊपर बेस करके बिजनेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, मतलब जो बिजनेस का जान है सर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो रेवेन्यू इंक्रीज किया। अच्छा, एसेट इंक्रीज करने से क्या करते हैं सर? तो मुझे बोल, एसेट इंक्रीज, डेबिट। okay, asset increase as it comes in debit. Revenue increase, क्रेडिट। thank you sir. Okay. छोटा सा पॉइंट था, बट मैंने छोटा सा पॉइंट पे आपको थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना सर? ज्यादा नहीं बोल, मैंने आपको एक्चुअली कोशिश ये कर रहा था कि आप जो ट्रांजैक्शन बेसिक लेवल में करते हो, इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। बस इतना दिखाने के लिए आपको मैं ये सब बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, चलिए। अच्छा, आई हो गया। जे, श्याम रिटर्न गुड्स। श्याम ने गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या करें? जो गुड्स मैंने श्याम को बेचा था क्रेडिट में, वही गुड्स श्याम मेरा रिटर्न कर दिया। हेलो सर। श्याम और सेल रिटर्न। श्याम एंड सेल्स रिटर्न। सर ना, श्याम, सेल्स रिटर्न सम। सेल्स रिटर्न टू सम सेम। सेल्स रिटर्न टू श्याम। हाँ, अच्छा, मतलब सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न হবে रेवेन्यू एंड नहीं, सेम হবে एसेट। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, हाँ, तो श्याम क्रेडिट हो जाएगा।
सेल्स रिटर्न मेरा क्या है, रेवेन्यू है। हाँ सर। हाँ सर, सेल हुआ था तो रेवेन्यू हुआ था, तो सेल रिटर्न हो जाएगा तो रेवेन्यू क्या हो गया, डिक्रीज। तो रेवेन्यू डिक्रीज। रेवेन्यू डिक्रीज होने से क्या होता है बिजनेस में, रेवेन्यू। हाँ सर, वेरी गुड सर, रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम हुआ तो डेबिट। थैंक यू सर। श्याम मेरा कौन था, श्याम मेरा एसेट था, एसेट ही रहेगा, बट जितना अमाउंट का यहाँ पर अमाउंट मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपने श्याम को 5,000 का अमाउंट सेल किया था, श्याम ने आपको 50% रिटर्न कर दिया, ठीक है, 2,500 का। तो अगर 2,500 रिटर्न हो गया तो 2,500 डेबिट होगा, 2,500 जो है था वो वही रहेगा, ठीक है। क्या हो सकता है कि 5,000 का गुड्स 5,000 ही रिटर्न कर दिया, तो अगर 5,000 में 5,000 ही रिटर्न हो गया, अगर 5,000 में 5,000 ही रिटर्न हो गया तो 5,000 ही डेबिट हो जाएगा, तो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होना क्रेडिट सर, है ना। एसेट आने से डेबिट होता है बिजनेस में, और जब एसेट बिजनेस से चला जाता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। नॉइनी को समझ में आ रहा है, नॉइनी। हाँ सर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, बताओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम। कैश टू श्याम। कैश आ रहा है, हाँ सर, कैश कम्स इन, या फिर आप ऐसे बोलो कि इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, है ना। तो देखो ना, यहाँ पर ओरिजिनल बिजनेस का बैलेंस शीट दिखा रहा था आपसे, रिलायंस का कैश कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट जाओ, बैलेंस शीट में जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करो, ये देखो करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना अमाउंट है इसके पास, 1,69,843 लास्ट ईयर था, इस बार 144 का है, मतलब थोड़ा कैश कम दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आगे आगे आप लोग क्या सीख पा रहे हो सर, जब आप लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन जाओगे, जब आप लोग बैंक में काम करोगे, तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट होगे, तभी जाके एक कंपनी किसी बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। मतलब पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब बिजनेस का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, वो एक्चुअली जर्नल से ही कनेक्ट करता है सर, समझ रहे हो सर। मतलब ये इम्पैक्ट पड़ता है, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप समझो, ठीक है। तब ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री कर रहे हैं रूल्स को याद करके रट 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 के, ऐसा नहीं है। आपको इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तब डेबिट क्रेडिट होके तभी जाके यहाँ पर आपको कैश का ये दिख रहा है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे ना, तो जाओ, यहाँ 23 का अभी तक आया नहीं है, ये देखो ये 22 का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, 2022 का एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पर नीचे जाओगे, पूरा कंपनी का ये पहले मैनेजमेंट रिपोर्ट होता है, इसके बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो रिपोर्ट रेडी होता है, कौन रेडी करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सबको ये मिलजुल के करता है। मिलजुल के क्यों, सबका अलग अलग काम होता है सर, यस दैट्स ट्रू, ठीक है। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड करेगा सर। चार्टर्ड कंपनी के अंदर का होता है, नहीं सर बाहर का होता है। चार्टर्ड आके क्या चेक करेगा, ऑडिटर आके क्या चेक करेगा, ऑडिटर आके चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आप दिखा रहे हो, पीएल में, बैलेंस शीट में, जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पीएल बैलेंस शीट तो जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, इसका स्टार्टिंग पार्ट क्या है, जर्नल, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पार्ट है जर्नल। तो अगर जर्नल में गड़बड़ है ना, तो लेजर में गड़बड़, लेजर में गड़बड़ मतलब ट्रायल बैलेंस में गड़बड़, ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम मतलब फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम, फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम मतलब पीएल बैलेंस शीट में प्रॉब्लम, और पीएल बैलेंस शीट का प्रॉब्लम का मतलब है कि ऑडिटर का रिपोर्ट में जो ऑडिटर का जो ओपिनियन आता है ना सर, ये देखो कभी एनुअल रिपोर्ट रीड किया करो, कभी किसी भी बिजनेस का एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे ना, तो पता चलेगा
कि किस तरह से ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पेज नंबर 200 याद रखिए ना सर। ये देखो सर, जब किसी बिजनेस का ऑडिट करने जाओगे एज एन ऑडिटर, ठीक है, वैसे जो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो चार्टर्ड होते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो ज्यादातर केस में सीए में होता है, ठीक है। और ये सारा चीज देख के इसका जो पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह करके इसका रिपोर्ट का जो परमिशन है, जो कंप्लायंस जमा करना होता है, वो सीएस का काम होता है सर, कंपनी सेक्रेटरी। ये देखो, जब भी मैं आपको ये सब बोलता हूँ ना, इसके पीछे कारण होता है, ऐसे ही नहीं बोल देता। इसलिए आपको एक होल सम नॉलेज रखना पड़ेगा। लुक एट सर, मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोग बोलो ना कि आप लोग क्या करने के लिए आए हो और क्या बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए सर, यहाँ पर ये देखिए ना, डीटीएस एंड एसोसिएट्स, ये बेसिकली ऑडिटर है, ठीक है। और ये अपना रिपोर्ट में बताता है कि कंपनी का काम कैसा रहा है, कंपनी ठीक ठाक से अकाउंट मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग क्या है, ये भी वही चार्टर्ड फार्म ही है जो पूरा इसका ऑडिट का काम किया है, ठीक है। और इस पूरा ये पीएल बैलेंस शीट को अप्रूवल कौन देता है? कंपनी का डायरेक्टर्स, कंपनी में जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं लाइक सीए और सीए में जो कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, ठीक है, जो केएमपीस होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल। और साथ में जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है, दैट इज जैसे यहाँ पर कौन है, सावित्री पारेख, ठीक है, ये कंपनी सेक्रेटरी है। इनके कहने पे ही ये सारा का सारा मैटर पास होता है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। अगर सीएस का काम होता है सारा लीगल इश्यूज ठीक है कि नहीं चेक करने का, ठीक है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होता है सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन करना, ठीक है। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, तब जाके आप यहाँ पर इस तरह से बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे, पीएल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तब जाके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। तो अगर आपका जर्नल एंट्री का नॉलेज में गड़बड़ है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, नॉलेज वाइज ऑल्सो और एज वेल एज। जैसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है सर, ये मतलब स्कैंडल प्रूव नहीं हुआ है, बट रिपोर्ट बायजूस को एडवर्स रिपोर्ट दिया गया, पता है आपको, ठीक है। ये कल ही बात हो रहा था किसी क्लास में कि सर बायजू बोल के जो फेमस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेके, ठीक है, बहुत बात चल रहा है, बिकॉज ऑडिटर नहीं है। देखो, टेक अप रिव्यू ऑफ बायजूस अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एंड आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इरेगुलरिटीज के ऊपर बात किया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ऑडिट का काम करते हैं, ठीक है, और इंटरनल ऑडिट में सीए में बहुत काम करते हैं सर। तो सीए इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये बायजू एक बहुत ही फेमस रिसेंट ट्रेंड का टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशनल एक कंपनी है सर। तो इनके अकाउंटिंग मेंटेन पे सवाल उठाया है और एडवर्स रिपोर्ट भी दिया है, रिपोर्ट में बोला है, और एडवर्स रिपोर्ट बहुत इफेक्ट करता है बिजनेस को, समझ रहे हो सर? नॉट अ सिंपल थिंग। इवन currently AFRRB has the power to generate purpose of financial statement either suo motu or on a reference made it by any regulatory body such as RBI, SEBI, Insurance Regulatory Development Authority, MCA, etc. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो भी कंपनी का काम है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये अगर सही तरह से ना हो, ठीक है, तो आप फंस सकते हो सर, ठीक है, आप फंस सकते हो। बोलो सर। मैंने पढ़ा था इसका अकाउंटिंग प्रैक्टिस में ये लोग ने क्या किया। क्या पढ़ा था, क्या किया था सर? ये लोग जैसे कोई स्टूडेंट अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेता है ना, तो हाँ 5 साल का सब्सक्रिप्शन पे ये लोग 1 लाख रुपीस अगर चार्ज कर रहा है, तो हाँ। वो एवरी ईयर के रेवेन्यू में 20,000 करके जाएगा। ये लोग ने उसी को मैन्युपुलेट करके एवरी ईयर के रेवेन्यू में 1 लाख करके दिखाया। अच्छा, मतलब अगर स्टूडेंट से 1 लाख ले रहा है तो 1 लाख लेके रेवेन्यू को बता रहा है, मतलब मानो कि 5 इयर्स का स्टडी है, तो 5 साल के लिए अगर 1 लाख ले रहा है, तो आप बताना चाहते हो, मैं अभी तक पढ़ा नहीं, आपका कहना है कि रेवेन्यू को ये एवरी ईयर 1 लाख दिखा रहा है, जहां पर दिखाना चाहिए था 20,000 करके, 20,000 करके। यस सर। और इन लोग का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये लोग एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, वो इंडियन के टीम के पीछे भी, और भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप में पैसा डाल दिया। अभी तो एडवर्टाइजमेंट उठा दिया सर, पता है आप लोगों को, इंडियन टीम पे जो इनका स्पॉन्सरशिप चल रहा था बायजूस का, ठीक है, इंडियन टीम पे बायजूस का स्पॉन्सरशिप चलता था ना इंडियन क्रिकेट में, लेकिन वो उसने छोड़ दिया,
ठीक है, करेंटली छोड़ के मास्टर या वीजा को दिया है, मतलब इसने छोड़ दिया, चला नहीं पा रहा था। ये चला नहीं पा रहा था सर, बाईजूस अपना जो स्पॉन्सरशिप है वो छोड़ के इसको दे दिया, मतलब अकाउंट मतलब पूरा का पूरा बिजनेस लेवल में हिसाब किताब मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो छोड़ के उसने अपनी मास्टर कार्ड या वीजा को दिया है, मास्टर कार्ड को दिया, मास्टर कार्ड। ठीक है, नहीं नहीं संभाल पा रहा था सर। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज है सर, सभी सारा प्रॉब्लम हुई अकाउंट से ही कनेक्टेड। वेरी गुड ज्योति, ज्योति के पास अच्छा अच्छा अपडेट, ऐसा अपडेट रखिएगा सर, ये सब अपडेट रखिएगा, अपडेट काम आता है। ठीक है, बहुत काम आता है। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप लोग आगे जाके कंपनी में अकाउंटेंट बनोगे तो कोशिश ये करना कि सही तरह से सब काम रहे सब। सर अगर मुझे प्रोमोटर डायरेक्टर बोलेगा गलत करने के लिए तो मैं क्या करूँ, छोड़ देना चाहिए। ठीक है सर, चलो अपना अपना पर्सनल मैटर है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा सर अभी? के का क्या होगा, कैश और क्या था सर, कैश और श्याम? अरे भूल गया, बोलो एक बार। ए में क्या था, ट्रांजैक्शंस क्या था? रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, चलो ठीक है, कैश आया मेरे पास, तो अगर कैश मुझे मिला, कैश इज माई एसेट, है ना? तो एसेट मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वेरी गुड सर, तो एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे सर, डेबिट कर सर देंगे। डेबिट। इंक्रीज। सर श्याम मेरा कौन है, श्याम मेरा डेटर। मतलब एसेट है ना, डेटर है मतलब, डेटर है मतलब एसेट है ना? डेटर क्या होता है, डेटर करंट एसेट होता है, तो एसेट है, तो श्याम एसेट है, लेकिन श्याम से मुझे पैसा मिल गया कि मिलने वाला है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, तो बोलो क्या करेंगे अभी? ক্রেডিট করে দেবো। लेकिन सर एसेट, डिक्रीज। एसेट डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? सर डिक्रीज। क्यों, बोलो रीजन बोलो। কারণ सर স্যার डेटा पैसा मिल गया तो डेटा नहीं रहा। वेरी गुड, मेरे को जो पैसा मिलने वाला था मार्केट से, पैसा तो मुझे मिल गया ना, तो जो पैसा मुझे मिल गया वो तो और एसेट नहीं रहेगा मेरा, बात समझे? मैंने क्रेडिट में सेल किया था, मैंने क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट मतलब डेटर में क्रेडिट सेल करने से क्या होता है, डेटर होता है ना? तो डेटर मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दिया, तो जैसे ही उसने मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, तो जो पैसा मुझे उनसे मिलना था वो पैसा तो और मुझे आगे नहीं मिलेगा ना, तो मेरा एसेट क्या हो गया, इतना दिन से जो एसेट पाना है बोल के मेरे अंदर एक्साइटमेंट था, है ना? वो एक्साइटमेंट कहाँ चला गया, खत्म हो गया, है ना? देखो सर, ये नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है सर, पैसा मिलना है मिलना है मिलना है, उसमें जो खुशी होता है ना, पैसा मिलने के बाद खुशी कहाँ चला जाता है, थोड़ा कम हो जाता है ना। पैसा जब मिल गया उसके बाद देखना वो खुशी नहीं होता है। जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, इसमें जो खुशी है, दुर्गा पूजा आने के बाद वो खुशी नहीं रहता है। दिवाली, जैसे अभी दिवाली है और पूरा भारत दिवाली मनाएगा सर, पता है दिवाली क्यों मनाया जाता है? सर राम जब रावण को वध करके सीता मैया को वापस लेके आया था, उस दिन एक्चुअली दिवाली हुआ था। ठीक है, मतलब दैट इज वाई दिवाली। ठीक है, मतलब लंका से आने के बाद का सिचुएशन सही है। ठीक है, तो ये कारण से दिवाली मनाते हैं सर पूरा भारत। ईस्ट इंडिया में काली पूजा होता है, ठीक है, उसका भी एक अलग रीजन है। ठीक है, शक्ति का पूजा होता है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये ये जो पूजा आने वाला है, फेस्टिव आने वाला है, इसमें जो मजा है, फेस्टिव आने के बाद ऐसा होता है, वो वाला मजा, वो फीलिंग्स नहीं है। मजा होता है, आनंद होता है, बट वो फीलिंग्स थोड़ा गायब हो जाता है। आई डोंट नो आप लोगों का क्या रियलाइजेशन है, मेरा रियलाइजेशन ऐसा है, आना है उसमें बहुत खुशी है। सिमिलरली पैसा आना है उसमें बड़ा खुशी आता है, बट पैसा जैसे आ जाएगा वो खुशी नहीं रहेगा। जो भी हो, एसेट डिक्रीज, तो क्या करना है, क्रेडिट कर, ठीक है।
जैसे समझना है समझो, पर समझो सही से। अच्छा, के में क्या है सर? रिसीव्ड कैश फ्रॉम साम हो गया। अच्छा, एल 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 में क्या है? पेड कैश टू राम। जल्दी बोलो, राम को कैश पे करना है। राम को कैश पे करना है। पेड कैश टू राम। राम टू कैश। राम अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब बताओ सर, राम का नेचर क्या है? लाइबिलिटी। राम इज माई लाइबिलिटी। कैसे? सप्लायर था। सर क्रेडिटर। हाँ सर, क्रेडिटर। सर क्रेडिटर। कहाँ है क्रेडिटर बताओ? सर राम। परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ओके सर, मतलब राम से मैंने क्रेडिट पे सामान लिया था, मतलब राम मेरा क्रेडिटर था, है ना? राम मेरा क्रेडिटर है। अभी मैं राम का लाइबिलिटी क्या कर रहा हूँ? रीपे कर रहा हूँ, तो राम इज माई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? जब मैं अपना लाइबिलिटी पे कर देता हूँ, डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज। राम का लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? डेबिट। थैंक यू। ठीक है, ये सब जर्नल का रूल नहीं मैंने लिखा के रखा आपको। अच्छा, साहिल, साहिल का जवाब नहीं आ रहा है। साहिल मुझे होमवर्क भी नहीं भेजा। साहिल एकदम का पढ़ाई नहीं कर रहा है। अच्छा, कैश। कैश बताओ, कैश का क्या करें? कैश इज माई एसेट। कैश इज माई एसेट। एसेट आया कि गया? डिक्रीज। चला गया। डेबिट करें कि क्रेडिट करें? कैसे? एसेट जाने से, एसेट जाने से क्रेडिट। थैंक यू सर। अब क्यों बोल मत पूछना, लास्ट लास्ट वीक के क्लास में काफी डिटेल्स में लिखा के रखा। ALM, डिपॉजिट इनटू बैंक। बताओ, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, क्या करें? बैंक टू कैश। हाँ सर, टू कैश। बैंक टू कैश। बैंक में डिपॉजिट होने से बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हाँ सर। अब बताओ, बैंक क्या है और कैश क्या है? दुटोई एसेट। दोनों ऐसे। थैंक यू सर। बैंक इज एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट। बैंक इज एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट। बैंक में एसेट में क्या हुआ? पैसा आया। इंक्रीज आया, इंक्रीज। बैंक में पैसा आने से क्या होगा? डेबिट। ठीक है। अब कोई पूछेगा सर, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आने से कोई बैंक तो हमें क्रेडिट बताते हैं, मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, है ना? बोलो सर, ऐसा होता है? बट सर वो बैंक के अकाउंट के हिसाब से, बैंक उल्टा मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, मतलब बैंक के हिसाब से बैंक जब हमें पैसा देता है तो वो क्रेडिट बोलता है, लेकिन हमारे हिसाब से हम जब बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे तो मेरा एसेट इंक्रीज होगा, और मेरा एसेट इंक्रीज होने से, मतलब सिंपल बात है, बैंक में मेरा पैसा गया तो बैंक इज माई एसेट, एसेट इंक्रीजेस तो डेबिट करना है, और मेरे पास से कैश चला जाएगा। जो पैसा मेरे घर में पड़ा हुआ था वो पैसा चला जाएगा मेरे पास से, तो एसेट मेरा डिक्रीज, एसेट मेरा डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा? कैश चला गया, क्लियर है ना सर? बोलो, एन का बताओ, एन का क्या होगा? withdrew cash for personal use, withdrew cash for personal use, ड्राइंग टू ड्राइंग टू कैश। कैश। drawings to cash। वेरी गुड सर, एकदम फोड़ दे रहे हो आप लोग, ड्राइंग्स और कैश। अब बताओ सर, ड्राइंग्स क्या है और कैश क्या है, नेचर बताओ। कैश एसेट्स। कैश एसेट्स है, वेरी गुड, ड्राइंग कैपिटल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। ड्राइंग इज माई कैपिटल, क्योंकि जब हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग मतलब क्या?
ड्रॉ करने का मतलब होता है कि अपने, मानो कि आप अपना बिजनेस चलाते हो, बिजनेस में आपका जो गुल्लक होता है ना, गुल्लक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे जो ड्रॉयर होता है, कैश का ड्रॉयर, ठीक है, जहां पर आपका बिजनेस का कैश रहता है, जिसको कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे आप अपने बिजनेस से पैसा उठा लेते हो तो आपका कैपिटल कम हो जाता है। सुबह को जब दुकान ओपन किया, सुबह को जब दुकान ओपन किया, एक शॉप ओपन करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, मॉर्निंग में जब आप, ये कोई बंदा एक शॉप को ओपन किया, जैसे मानो कि ये कौन सा शॉप ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, हाँ, ये वाला किड्स कैम जो भी है। ये बंदा जब अपना दुकान ओपन करने आया, ठीक है, तो दुकान में अपने कैश में घर से पैसा लेके आया, तो वो कैश एक्चुअली क्या है, उसका कैपिटल है ना। अब मानो कि उसको जरूरत पड़ा अचानक से, अब मानो कि इसके पास 1 लाख था, अब अचानक से अपना कुछ पर्सनल जरूरत पड़ा, ठीक है, कुछ पर्सनल जरूरत, मानो बच्चे का स्कूल का, उसका बच्चे का जो स्कूल है उसका फीस भरना है, ठीक है, बात समझे सर। तो बच्चे का स्कूल का फीस था, 10,000 का फीस था, तो 10,000 का फीस 1 लाख से विड्रॉल कर लिया। कहाँ से लिया? अपने ही बिजनेस के कैश से लिया। और अपने बिजनेस का कैश मतलब कैपिटल, ठीक है, बिजनेस के लिए वो कैपिटल है, आपके लिए कैश हो सकता है, बट बिजनेस के नजर से देखो तो समझ में आता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बिजनेस के नजर से देखो तो यार समझ वो आए, ठीक है। तो बिजनेस के नजर से देखोगे तो ये 1 लाख कैपिटल है, बट आपकी नजर से वो कैश हो सकता है, नो इशू विद दैट। बट आप अकाउंट्स किसका मेंटेन करते हो, आपका कि बिजनेस का? बिजनेस का, ठीक है। तो कैपिटल 1 लाख था, आपने 10,000 उठा लिया, तो आपका, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जब बंदा अपने ही कैपिटल से विड्रॉल करते हैं तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ड्राइंग्स करने में आपका इफेक्ट क्या होता है? कैपिटल इफेक्ट होता है सर। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक है, ये ड्राइंग्स वर्ड्स देखते ही समझ जाइएगा। तो ड्राइंग्स इज माई कैपिटल, और कैपिटल क्या हुआ मेरा, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो डेबिट कर लेते हैं ना, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है और कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट किया जाता है, ठीक है। अच्छा सर, कैश, कैश का क्या करें? decrease, कैश भी तो चला गया बिजनेस से, कैश आपका एसेट है और एसेट भी डिक्रीज किया, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। बस रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करने से सब काम ऑटोमेटिक होता जाएगा सर, ठीक है, रूल बस फॉलो करते जाइए। अकाउंटेंसी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है सर, बट आपको ना बिजनेस के साथ समझना होगा। अकाउंटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है सर, इजी कॉन्सेप्ट, बट क्या है, अगर आप बिजनेस माइंडेड नहीं बन सकते हो ना तो प्रॉब्लम होता है, आपको बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस माइंडेड इन द सेंस, तुम्हारा बिजनेस माइंडेड इन द सेंस पैसा पैसा नहीं है, बिजनेस माइंडेड का गलत सोच होता है। हाँ, तो बिजनेस माइंडेड पीपल, बिजनेस माइंडेड पीपल मतलब क्या? मेहनत करते हैं। बिजनेस माइंडेड पीपल में क्या गलती है? मेहनत करते हैं कमाते हैं, मेहनत करते हैं कमाते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग बोलते हैं इज वेरी बिजनेस माइंडेड, अरे बिजनेस माइंडेड तो क्या प्रॉब्लम है, मेहनत करेगा कमाएगा, है ना, अपॉर्चुनिटीज है वो। बिजनेस माइंडेड लोग क्या होते हैं, थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जैसे मानो अभी ये दुर्गा पूजा काली पूजा का टाइम था, जैसे अभी काली पूजा में मैं देखता हूँ बहुत लोग ना छोटा छोटा वेंचर देता है, जैसे वो पटाखा वगैरह फोड़ा जाता है ना, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, पैसा जिसके पास कम हो ज्यादा हो, कुछ लोग जैसे कुछ लोग पटाखे का दुकान देते हैं, ये सीजनल बिजनेस है, ठीक है। शौक से देते हैं, कोई 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 शौक से देते हैं, किसी किसी के अंदर ना एंटरप्रेन्योरशिप भूत रहता है, उसको लगता है कि नहीं इस बार मैं 10,000 का पटाखा उठाऊंगा, और अगर मैं 10,000 और एक्स्ट्रा कमा लूँ तो बड़ा अच्छा है ना। कुछ कुछ लोगों को मैं देखता हूँ साल भर किसी दूसरा दुकान देते हैं, बट इस टाइम पे जो लोग ये दिवाली का जो पूजा होता है ना लक्ष्मी गणेश जी का, स्पेशली मारवाड़ीज एंड बिहारी एंड मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडियन कल्चर में, साउथ इंडियन कल्चर में ये आजकल ये दिवाली पूजा होता है जो आने वाला है, तो उनके लिए जो शुभ लाभ, अलग अलग जो स्टिकर्स होते हैं ना, ओम, अलग अलग जो भी चीजें पूजा में यूज होता है, उसके अलग अलग दुकान लगा देते हैं। तो बेसिकली एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेंचर बन जाता है। तो ये बिजनेस माइंडेड होने में क्या प्रॉब्लम है?
अगर आपके पास 10,000 है, 10,000 से अगर आप एक दुकान लगाते हो, अगर आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है, तो लोगों का अच्छा ही तो किया, है ना। लोगों को कितना मेहनत से इधर उधर जाना पड़ता, अपने पटाखा का दुकान लगा लिया, अपने कुछ पूजा का चीज का दुकान लगा लिया, जो भी जिस सीजन में जो होता है, ठीक है। जैसे क्रिसमस के टाइम पे मैं देखता हूँ, ठीक है, कुछ लोग केक का वेंचर कर लेते हैं, है ना। घर में आजकल तो मैं ऐसे भी देखता हूँ कि घर में केक बनाते हैं और फिर रास्ते में एक छोटा सा अम्ब्रेला लगा के केक का दुकान लगा लेते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ना सर। प्रॉब्लम क्या है इसमें, है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और मैं सोचता हूँ कि कम से कम उस दिन कुछ बड़े दुकान से ना लेके इनसे लो, क्योंकि ये स्पेशल है, चाहे टेस्ट अच्छा ना हो, चाहे क्वालिटी थोड़ा कम क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बट ये इस तरह का जो उद्योग है ना, इसको ना बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जब जब आप अकाउंटेंसी करोगे, अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह फील करना, तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। आगे बढ़े सर। अच्छा, रिसिप्ट चेक नहीं, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, यहाँ पर क्या था, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बताओ इसका क्या करें। ओ স্যার হলো তো ওটা। नहीं, वो कहाँ हुआ, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, হ্যাঁ ওইটা হয়েছে, সরি। विथड्रॉ बैंक Drawing to bank. फॉर, बोलो सर। Drawing to bank. ये वाला पूछ रहा हूँ, विथड्रॉ बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज। ক্যাশ টু ব্যাংক। सोचो सर, सोचो। স্যার अच्छा ক্যাশ টু हाँ बोलो सर। ক্যাশ টু ব্যাংক। कैश टू बैंक, ये सही लग रहा है मुझे, कैश एंड बैंक। क्यों बोलो तो, इसको ड्राइंग्स क्यों नहीं देंगे। স্যার কারণ ওটা তো অফিসের জন্য ইউজ হচ্ছে। थैंक यू सर, वेरी गुड। देखो सर, धोखा खा गए ना। हाँ, वेरी गुड सर। ये तो सर ये बात ऑफिस यूज के लिए है ना, बैंक से पैसा विड्रॉल कर रहे हो, बट पर्सनल के लिए नहीं। जब पर्सनल चीजों के लिए यूज करोगे तो ड्राइंग्स कहना, बट जब ऑफिस यूज के लिए करोगे तो नॉर्मल है। जिसने बैंक में पैसे जमा किए थे, पैसा बैंक से पैसा उठा लिया, और क्या। तो कैश आ गया, कैश क्या हुआ सर, कैश इज योर एसेट। एसेट क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट आया ना, इंक्रीज, क्या करेंगे, डेबिट। बैंक का क्या हुआ, बैंक अकाउंट से पैसा क्या हुआ सर, चला गया, तो बैंक अकाउंट थोड़ा कम हो गया ना, बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डिक्रीज, तो एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। समझ में आया सर, ये ड्राइंग्स क्यों नहीं हुआ, हेलो, ये ड्राइंग्स क्यों नहीं हुआ, क्लियर है, बोलो सर बोलो। सनम क्लियर है, सनम रानी, तभी तो पूछ रहा हूँ, साहिल। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट बताओ, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब क्या करें। ড্রয়িং টু ব্যাংক। वेरी गुड सर, पर्सनल यूज बोल दिया ना, तो बैंक से उठा रहे हो, बैंक से आप विथड्रॉल कर रहे हो, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। तो दो अकाउंट आएगा, एक ड्राइंग्स होगा और एक बैंक होगा। देखो सर, मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, जिसे डेबिट करना है उसको ऊपर लिखता हूँ, जो जिसको क्रेडिट करना है वो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जब जर्नल एंट्री होगा, तो जर्नल एंट्री लिखने का भी तरीका ऐसा होता है। ये तो अभी जर्नल एंट्री, एक्चुअली ये जर्नल एंट्री नहीं है, बट जर्नल एंट्री करने का एक तरीका है, मतलब जर्नल एंट्री को अंडरस्टैंड करने का एक एनालिटिकल तरीका है। इसके बाद मैं आपको एक्चुअली जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट भी लिखाऊंगा, तो तब जर्नल एंट्री हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद जर्नल लेजर ही करना है। लेकिन पॉइंट इज दैट इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, तो जर्नल एंट्री करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो ड्राइंग्स क्यों, बिकॉज पर्सनल था। अच्छा, ड्राइंग्स में क्या इफेक्ट करता है,
कैपिटल। बैंक में आपका बिजनेस का जो पूंजी है वो पूंजी कम हो जाता है, आपका कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। और बैंक अकाउंट से क्या होगा आपका, बैंक इज योर एसेट, एसेट आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो बैंक डिक्रीज, कैपिटल इज आल्सो डिक्रीज। तो कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, बैंक डिक्रीज तो क्यू। Sir, received a check from a customer, Shyam at 3 p.m. बोलो। बैंक टू श्याम। Received a check from a customer, Shyam at 3 p.m. फिर ये 3 p.m. का क्या केस है? तो बता सकते हो 3 p.m. का क्या केस है? 3 মাসের চেক। 3 p.m. রাত 3টের সময় দিয়েছে, এই দুপুর 3টে। 3 p.m. मैंने दोपहर 3 बजे, ठीक है, दोपहर को 3 बजे। तो दोपहर को 3 बजे में दिया तो क्या हो गया? बैंक बंद हो जाता है। ठीक है, 3 बजे के बाद बैंक कोई बैंकिंग का काम नहीं करता है, ठीक है, बैंक अपना बैंकिंग का काम बंद कर देता है नॉर्मली। तो 3 बजे अगर कोई कस्टमर आपको चेक प्रोवाइड करता है तो आप क्या करोगे? चेक को घर पे रख लोगे ना, मतलब दुकान में ही रख लोगे अपने बिजनेस के अंदर, जमा करने तो नहीं जाओगे। इसलिए देखो, जमा करने आप गए नेक्स्ट दिन। अब क्वेश्चन इज दैट जिस दिन आपने चेक रिसीव किया उसका एंट्री क्या होगा, और फिर नेक्स्ट दिन जब आपने चेक जमा किया तो उसका एंट्री क्या होगा। ये 3 PM का ये कहानी है, समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट वेरी गुड सर। बोलो क्या एंट्री करें, पहला वाला एंट्री बोलो। बोलो कौन सा दो अकाउंट आएगा? बैंक एंड श्याम। बैंक एंड श्याम। बोलो सर, सोचो सोचो। স্যার ক্যাশ টু শ্যাম হবে। वेरी गुड सर। देखो, नॉर्मली चेक का एंट्री बैंक से होता है। नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस में जब जब चेक आता है तब तक हम उसको बैंक बोल के लिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चेक तो बैंक के थ्रू से ही उसका पूरा मतलब क्लैरिटी होता है। लेकिन इस केस में ये चेक को आप कैश के हिसाब से अपने पास रखो, मतलब इट्स लाइक अ कैश, है ना। मतलब अगर आपके पास चेक है और वो चेक आपने रिसीव किया, ठीक है, वो चेक आपने रिसीव करके अपनी दुकान में या अपने शॉप में अपने ऑफिस में रख लिया, तो उसको आप बैंक नहीं बोलोगे, क्योंकि आप बैंक में जमा तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं हो रहा है, इसलिए आप उसको कैश बोल के रिसीव, मतलब आपका एंट्री कैश बोल के होगा। नेक्स्ट दिन आप उस चेक को जब जमा करने जाओगे तो इसका मतलब ऐसा होगा कि आप अपने घर से कैश लेके बैंक में जमा करने जा रहे हो। कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट सर, ठीक है। मतलब ये जो चेक आपको मिला, ठीक है, बाकी से जब आप मतलब हमको मैं प्योर जर्नल करूंगा तो वहां पर आप उसको नरेशन में लिख के रखो, ठीक है। तो उसमें नरेशन में लिखा रहता है कि कस्टमर ने चेक दिया, मैंने उसको दुकान में रख लिया, ठीक है। तो वो नरेशन में लिखा रहता है, तो वो पढ़ के किसी भी नॉन अकाउंटिंग पर्सन को भी समझ में आएगा नरेशन क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो कैश इंक्रीज और डिक्रीज, अच्छा कैश इज माई एसेट, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली चेक था उसी को कैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये आपका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दो। अच्छा, श्याम कौन है आपका? डेटर। डिटरमिन एसेट। ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो श्याम से आगे पैसा जो मिलना था अभी और नहीं मिलेगा, श्याम से जो पैसा मिलना था अभी और नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी और नहीं मिलेगा। तो क्योंकि आगे और नहीं मिलेगा
जब नहीं मिलेगा तो फिर और क्या करें, डिक्रीज कर देते, तो क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड सर। MNOPQR, आर में क्या होगा बोलो? डिपॉजिटेड बैंक श्याम चेक नेक्स्ट डे। हाँ बोलो। बैंक टू श्याम चेक। बैंक टू श्याम चेक क्यों होगा ऐसा? बैंक टू श्याम चेक ऐसा थोड़ी होता है। बैंक टू श्याम चेक ऐसा थोड़ी होता है। बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। वेरी गुड। ठीक है, अब बैंक में जा रहे हो पैसे जमा करने, आपका एंट्री क्या होगा बैंक में? बैंक आपका एसेट है। बैंक आपका क्या एसेट है? तो बैंक बैंक एसेट क्या होता है? जब आपका चेक जमा होगा बैंक क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक इंक्रीज तो एसेट इंक्रीज तो, और चेक आपका एक्चुअली कैश की तरह है, तो ये कैश आपका पड़ा था, अब ये कैश आपने जाके दे दिया, तो ये डिक्रीज हो गया। सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है। बाकी नरेशन में लिख देना कि श्याम चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, वो नरेशन में लिख सकते हैं। बट अभी नरेशन वाइज कर नहीं रहे, तो फिर नरेशन के बारे में उतना बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्लियर है? बोलो। QR क्लियर है ना? एस, एस का क्या करें? एस का क्या करें? कैश टू बैंक। बैंक इनिशिएटेड दैट, सॉरी, बैंक इंटीमेटेड दैट श्याम्स चेक वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर मतलब? अमान्य। हाँ हाँ, अमान्य। हाँ मतलब हुआ क्या, वो तो बंगाली में बोल रहा है, मतलब डिसऑनर होने से होता क्या है? চেক বাউন্স হয়ে গেছে, চেক ফেরত দিন। हाँ थैंक यू सर, चेक बाउंस हुआ। थैंक यू सर, वेरी गुड। ठीक है, मतलब बैंक में जो श्याम का चेक मैंने जमा किया, बेसिकली मेरा चेक डिसऑनर हो गया। चेक क्यों डिसऑनर हो गया? हो सकता है कि श्याम के अकाउंट में, हो सकता है कि श्याम के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, श्याम के अकाउंट में बैलेंस लो है। क्या हो सकता है कि चेक के अंदर साइन गड़बड़ है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, अकाउंट बैलेंस का भी इशू हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके कारण चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाता है। ठीक है, अब बताओ चेक बाउंस होने का क्या एंट्री करेंगे? बोलो। चेक बाउंस हो जाने का क्या एंट्री करेंगे सर? স্যার, बोलो। স্যামের চেকটা কি চেক আছে কি ক্যাশ? चेक ही अच्छे, चेक का कैश थोड़ी ना। তাহলে तो, শ্যাম চেক টু ব্যাংক। हम्म, শ্যাম চেক टू बैंक। श्याम चेक टू बैंक, श्याम चेक बोल कोई अकाउंट नहीं होता सर। मतलब आप ये जो बोल रहे हो ना, ये इस तरह का प्रैक्टिस नहीं है। श्याम चेक टू बैंक ये थोड़ी हो, तुम मेन कॉन्सेप्ट को समझो। तुम सही सही जा रहे हो सर, आप गलत नहीं हो, बट आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बोलो। श्याम चेक बोल के पहला बात कोई अकाउंट नहीं हो सकता। आप बस इतना सोचो कि श्याम का चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, थोड़ा सोचो आप कि श्याम का चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने मुझे इंटीमेट किया, अब मेरा क्या एंट्री होगी? देखो सर, जब श्याम का चेक डिसऑनर हो गया, श्याम से जो तुम्हें पैसा मिलने वाला था, अब वो पैसा तुम्हें मिलेगा क्या? नहीं सर। तो जब पैसा नहीं मिलेगा, तो श्याम तुम्हारा डेटर था, श्याम तुम्हारा डेटर था, है ना? सैम वॉज योर डेटर। बट जब श्याम ने तुम्हें चेक दिया था, तुमने डेटर को क्या कर दिया था? डेटर क्लोज हो गया था। अरे यहाँ पर एंट्री खुद ही तो किया आपने। देखो, जब श्याम ने तुम्हें
कैश दिया मतलब चेक दिया, बट 3 बजे से पहले दिया, सॉरी 3 बजे दिया, तो आपने क्या किया, चेक को कैश बोल के रख लिया, तो चेक मिला तो एसेट इंक्रीज कर दिया। शाम डेटर था तो शाम को डिक्रीज कर दिया, मतलब बेसिकली क्लोज कर दिया, डेटर क्लोज हो गया था। अब बैंक में जाके जमा भी कर दिया था आपने, बैंक में एसेट हो गया था, कैश मतलब चेक जमा होके वो भी जमा पड़ गया था, लेकिन अब बैंक इंटीमेट कर रहा है कि भाई श्याम का चेक में प्रॉब्लम है, आपका पैसा क्रेडिट नहीं हो सकता, आपका पैसा क्रेडिट नहीं हो सकता। बताओ आप क्या करें। श्याम टू बैंक। श्याम मेरा फिर से डेबिट हो जाएगा, है ना, श्याम मेरा फिर से डेबिट हो जाएगा, और फिर जिनसे मुझे पैसा मिलना था वो मिलना बाकी है, तो श्याम को मैं वापस मेरा एसेट बना दूं। एसेट मेरा क्लोज हो गया था, डेटर मेरा क्लोज हो गया था, डेटर को फिर से ओपन करना है, रीओपन हो जाएगा डेटर। फिर से मैं शाम को बोलूंगा ना, नॉर्मली सोचो, मैं आपको क्या बोला, अपने आप को बिजनेसमैन की तरह सोचो, इसीलिए बार बार बोलता हूँ, जस्ट पुट योर शूज, पुट योर लेग इन द बिजनेसमैन शूज, ओके, तो फिर ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको क्या करना है। तो श्याम आपका फिर से डेटर बना, तो श्याम एसेट हो गया, इंक्रीज, तो श्याम एसेट होने के कारण फिर से इंक्रीज हो जाएगा, फिर से डेबिट हो जाएगा श्याम, और बैंक आपका क्या हो जाएगा, बैंक आपका क्या हो जाएगा सर, बैंक आपका इंक्रीज हो चुका था, बैंक डिक्रीज हो जाएगा, सर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको, हेलो, बोलो सर, ज्योति, सनन, लाइनी, बोलो सर, क्लियर है। हाँ सर। पेड राम बाई चेक, बोलो, राम को चेक से पे कर रहे हो, क्या करें, राम कौन था आपका, राम आपका क्रेडिटर हुआ करता था, राम आपका क्रेडिटर हुआ करता था, है ना, राम को पेमेंट करना है अभी आपको, राम क्रेडिटर था, राम को पेमेंट करना था, अब पेमेंट करो ना चेक से, तो राम कौन था आपका, क्रेडिटर था, राम आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं आप, डिक्रीज करा रहे हो, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, और चेक से पेमेंट कर रहे हो इसलिए आपका बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट आपका क्या है, एसेट है, एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो सॉरी सर मैंने कुछ गलत कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होता है, सॉरी सर कोई बोला नहीं मुझे, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होने से डेबिट, गलत लिख दिया था, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, एसेट डिक्रीज होने से, बोलो सर क्लियर ना, पेड राम बाई चेक, अरे यस और नो, क्योंकि नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा, यू पेड सैलरी, बोलो सर सैलरी पे करना है, Salary to cash. सैलरी टू कैश, वेरी गुड, सैलरी एंड कैश अकाउंट, सैलरी क्या है आपका, Expense. थैंक यू सर, सैलरी इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, Increase. एक्सपेंस इंक्रीज तो
कैश इज योर एसेट। एसेट क्या हो गया? कैश चला गया ना, सैलरी पे करने से कैश चला जाता है, जब कैश चला गया तो क्रेडिट। ओके, यू यू के बाद क्या है सर? यू के बाद डी, पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया आपने चेक के थ्रू से, बोलो। Rent to bank. रेंट टू बैंक, सर रेंट टू बैंक। रेंट आपका क्या है? रेंट आपका क्या है, बोलो। Expense है. थैंक यू। रेंट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने से डेबिट करना पड़ता है। और चेक मतलब बैंक से दिए ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? अच्छा, सैलरी चेक से दिए थे कि नॉर्मली दिए थे? सर नॉर्मल दिए थे। हाँ सर. चेक से दे रहे हैं तो बैंक चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा? एसेट है, बैंक अकाउंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे डिक्रीज करने से क्रेडिट। बस ये हो गया। और भी कुछ है क्या? सर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ चलो बताओ सर। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आप अपने दुकान से पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉल कर रहे हो, क्या होगा? Drawing to purchase. वेरी गुड। यू वी के बाद क्या आता है सर? डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या हुआ सर? डब्ल्यू में बोलो। Drawing to purchase. ड्राइंग्स टू परचेज। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा आंसर। देखो सर, आप जब ड्राइंग्स करते हो, मतलब देखो ड्राइंग्स क्यों हुआ? पहला बात है कि सर मेरे दुकान में प्रोडक्ट था, मैं अपने दुकान से प्रोडक्ट लेके अपने घर का डिमांड फुलफिल कर लूँ। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो ये कौन सा शॉप है सर? टॉयज। मतलब मानो मेरा टॉय का दुकान है, और मैं अपने ही बच्चे के लिए टॉय घर पे लेके आ गया, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं अपने ही दुकान से टॉय लेके घर पे लेके आ जाऊंगा मेरे बच्चे के लिए, या मेरे घर में किसी जो भी छोटा बच्चा है उसके लिए, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा, ये सर नो? हाँ सर, क्या बोलते हो? तो अगर मैं अपने ही दुकान से टॉय उठा के अपने ही घर पे दे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा? मेरा कैपिटल इफेक्ट करेगा ये सर नो, या परचेज इफेक्ट करेगा? कैपिटल तो इफेक्ट करेगा ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि इसमें आपका परचेज भी इफेक्ट करेगा। मानो कि यहाँ पर आपने 50,000 का 50,000 का, मानो ये शॉप के अंदर 50,000 का टॉयज है, ठीक है? ये 50,000 का टॉय मैंने परचेज किया था, लेकिन टॉय परचेज करने के बाद 50,000 में से 5,000 का टॉयज मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर लेके आ गया, फॉर माई सन। ओके, तो अगर मैं 50,000 में से 5,000 मेरे घर पे अपने बच्चे के लिए ले लिया, तो मेरा परचेज कम हो जाएगा, और ड्राइंग्स के कारण मेरा कैपिटल भी घट जाएगा। यस ना? बोलो सर, इफेक्ट समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड सर, सही आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। तो ड्राइंग्स में क्या हो गया? ड्राइंग्स इज योर कैपिटल बेसिकली। कैपिटल क्या हुआ सर? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Decrease है. कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट, सही ना? और परचेज क्या हुआ आपका? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Decrease. স্যার কি করে ডিক্রিজ হচ্ছে? এক্সপেন্স তো বাড়ছে না ড্রয়িং করলে। सर बिजनेस का एक्सपेंस, आप अभी तो बोला 50,000 का सामान तुमने खरीद के लाया था दुकान के लिए, 50,000 में से 5,000 अपने बच्चे को दे दिया,
50 में से 5 चला गया तो दुकान का परचेज का क्या हुआ? सर इस पे 2 इफेक्ट आ गया ना। आप एक चीज ख्याल नहीं कर रहे हो। दैट्स ट्रू कि आपको लग रहा है कि खर्चा बढ़ रहा है, बट यहाँ पर एक इफेक्ट आ रहा है सर, क्योंकि ड्राइंग्स हो रहा है ना, तो ड्राइंग्स के कारण आपका कैपिटल भी तो घट जा रहा है, क्योंकि ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स के कारण आपका पूंजी भी तो घट गया 5,000 से। कैपिटल 5,000 से कम दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो परचेज का 5,000 है, ये जो परचेज का 5,000 है ना सर, ये परचेज का 5,000 एक्चुअली आपका बिजनेस का परचेज अब नहीं रहा। राइट, अंडरस्टैंड? क्योंकि ये आपने अपने घर के लिए ले लिया, और घर के लिए लेने के कारण ड्राइंग्स हो गया, और ड्राइंग्स के कारण आपका कैपिटल घट गया, तो ऑटोमेटिकली आपका परचेज भी डिक्रीज कर गया। मतलब परचेज अमाउंट जो 50,000 में दिख रहा था, मतलब सिंपल सोचना कि तू टॉयज का बिजनेस करता है, तू दुकान बड़ा बाजार आया टॉय के मार्केट में, पता है बड़ा बाजार में टॉय मार्केट कहाँ है? है सर। देखे चीज को दिन হ্যাঁ স্যার অনেকবার গেছি। अब अगर गया तो फिर देखो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा सर। बड़ा बाजार टॉय मार्केट में तुम गए, तुम 50,000 लेके गए थे, लेकिन घर आने के बाद घर वाला बोल रहा है कि ठीक है ये वाला जो, मतलब 50,000 में से 5,000 का टॉय घर वाला लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा है, मतलब ये घर के लिए है, क्या करोगे? क्या हिसाब लगाओगे फिर अकाउंट्स में? ये टॉय घर का है, मतलब आप अपने घर के लिए इसको मैनेज करना होगा। तो मानो कि इसका अमाउंट है 5,000 का, तो 50,000 में से 5,000 का क्या होगा? आपका बिजनेस का परचेज 5,000 में कम नहीं दिखेगा? হ্যাঁ স্যার। बस वही तो है, वही तो है सर, और क्या। तो ड्राइंग्स में, और इसका इफेक्ट क्या हो गया कि आपका ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल कम हो गया, और आपका परचेज बिजनेस एक्सपेंसेस जो 50,000 का सोच रहे थे आप, तो 50,000 में कम शो होके 45,000 शो हो चले, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक उठा रहे हो ना, इसीलिए। बोलो सर, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और बार बार बोलता हूँ कि अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। अच्छा, रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, बोलो। नहीं, नॉट नॉट नो सर, एक्स होगा, एक्स। पेड एन एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स, बोलो। सप्लायर ऑफ गुड्स को एडवांस करना है, সাপ্লায়ার টু ক্যাশ। सप्लायर ऑफ गुड्स को एडवांस करना है तो सप्लायर टू कैश करेंगे। Prepaid expense to cash. प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, सप्लायर टू कैश, क्या सही रहेगा बोलो? अगर आप प्रीपेड एडवांस भी लिखते हो तो भी सही है, और अगर आप सप्लायर अकाउंट करते हो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एडवांस टू सप्लायर, ऐसा लिखा जा सकता, ये ज्यादा अच्छा अकाउंट है, एडवांस टू सप्लायर। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट अकाउंट का नाम हो सकता है। बट अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस लिखता है और ब्रैकेट में नरेशन में लिख देता है कि एडवांस टू सप्लायर, तो भी चलेगा। सो एडवांस टू सप्लायर अकाउंट इज बेस्ट सर। सो एडवांस टू सप्लायर अकाउंट, और क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। हाँ, क्वेश्चन इज दैट सर, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट क्या है? Expense. पूछ के बताओ। Asset है. सर देखने में लगता है एक्सपेंस है, बट ये एक्सपेंस नहीं है। याद है हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करने के टाइम पे समझाया था, है ना? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का जब इक्वेशन समझाया था, उसमें बताया था कि आप जब एडवांस देते हो और जब आप एडवांस लेते हो, एडवांस लेना लायबिलिटी, एडवांस देना एसेट। जैसे आप फ्लाइट में चढ़ोगे तो एडवांस टिकट काटते हो सर, हेलो,
मानो कि आपको फ्लाइट बुक करना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, भुवनेश्वर जाना है, रांची जाना है, कहीं पर आपका अपना शहर में अगर फ्लाइट चलता है तो आप जाना चाहते हैं। तो एक बार मुझे याद है सर, मुझे उतना बचपन में फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं जब कॉलेज में नया नया गया तो मेरा एक फ्रेंड था, आसाम से था। मैं उसको बोलता हूँ कि वो मुझे पूछते हैं कि भाई तेरा घर यहाँ से कितना दूर है, तो मैं बोला कोलकाता से 4-5 घंटे ट्रेन में जाने से मेरा घर आ जाता है। तो मैं उसको पूछा भी तेरा घर कितना दूर में है, तो बोलता है कि मेरा भी वही 4-5 घंटा का ही दूरी है। अभी किस, तो मैं ना समझ नहीं पाया, मैं सोचा कि मतलब आसपास में ही कहीं होगा, फिर मैं उसको जगह का नाम पूछा तो बोलता है गुवाहाटी। हाँ, तो मैं पूछता तो गुवाहाटी 5 घंटे में पहुंच जाता है कैसे? ठीक है, तो फिर मेरे को बताते हैं फ्लाइट से। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली आइडिया कम था फ्लाइट का, तो मैंने आइडिया ही नहीं लगा पाया कि अच्छा वो फ्लाइट का बात कर रहे हैं। तो मैं उसको पूछा कि तू फ्लाइट में आना जाना करता है, ट्रेन में नहीं करता? नहीं, फ्लाइट में करते हैं। फिर पता चला कि वो मतलब उसको रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो फ्लाइट उसका एक रेगुलर मैटर है। सो लेकिन हाँ, और भी फ्रेंड थे जो गुवाहाटी से थे पर ट्रेन में आना जाना करता था, क्योंकि गुवाहाटी से ट्रेन तो चलता है कोलकाता का। तो क्वेश्चन नहीं है सर, मतलब समझो सर। तो एडवांस में हम फ्लाइट बुक करते हैं, ठीक है, तो एडवांस में फ्लाइट बुक करते हैं, तो एडवांस फ्लाइट बुक करना मेरा एसेट है। क्यों? अब अगर मैंने फ्लाइट बुक करके रखा, अब जो फ्लाइट कंपनी है, लाइक एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो, तो मुझे ट्रेन प्लेन में चढ़ाएगा ही चढ़ेगा, है ना, और मेरा हक है, मेरा राइट आ जाता है। जिस दिन मेरे को जाना है, मेरा डेट ऑफ जर्नी जो है, उस दिन कोई नहीं छीन सकता मेरा राइट मुझसे। ठीक है, तो किसी भी मैटर पे एडवांस पे करना राइट क्रिएट करता है। जैसे मानो आप पीजी में रहते हो या हॉस्टल में रहते हो, तो अगर आप हॉस्टल का रेंट दे देते हो एडवांस में, तो उस अगला 1 महीने के लिए पीजी वाले या हॉस्टल वाले आपको अपने हॉस्टल से हटा नहीं सकते। 1 महीना बाद देखा जाएगा, बट एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग 1 मंथ कोई आपको वहां से हटा भी नहीं सकता। तो ये होता है एडवांस पेमेंट का फायदा। ठीक है, ये होता है एडवांस, इसीलिए एडवांस टू सप्लाई इज एसेट। और हमारे इस केस में एसेट क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो एसेट इंक्रीज करने से क्या करना है? डेबिट। सर कैश क्या हो गया? कैश मेरा एसेट है, बट इस केस में कैश एसेट का क्या हो गया? इन दिस केस एसेट का इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने से सर क्लियर है? बोलो। पेड एंड एडवांस टू सप्लायर ऑफ गुड्स क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट सर, रिसीव्ड एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से एडवांस रिसीव करते हो, बोलो क्या करें? Cash to advance from customer. कैश टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सोच के बोलो। Cash कैश to अकाउंट, cash to debtor. कैश अकाउंट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। डेटर क्यों? देखो सर, कैश आपको आ रहा है ना, जब आपको कोई एडवांस पे करता है, कस्टमर अगर आपको एडवांस पे करता है तो आपका कैश तो आ रहा है। तो क्योंकि कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। अब क्वेश्चन इज दैट एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये क्या है मेरा? एसेट है कि लायबिलिटी है? Liability. लायबिलिटी। जैसे दूसरे को एडवांस देना एसेट है, वैसे दूसरे से एडवांस लेना लायबिलिटी है। मतलब कोई तुम्हें अपना एडवांस दे के तुम्हें उसके प्रति लायबल बना देता है। ठीक है, कोई तुम्हें एडवांस दे के तुम्हें उसके प्रति लायबल बना देता है। ठीक है, सो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज अ लायबिलिटी, याद रखिएगा।
जैसे आपने फ्लाइट का टिकट काट के रखा था, तो फ्लाइट का टिकट अगर आपने काट के रखा तो आपने एडवांस तो दिया, बट कंपनी ने तो एडवांस रिसीव किया ना। तो क्योंकि कंपनी ने एडवांस रिसीव किया, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को ऑन बोर्ड सर्विस प्रोवाइड करे और फ्लाइट उड़ा के अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा दे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लायबिलिटी क्या हुआ इस केस में, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, हर डेबिट का क्रेडिट और हर क्रेडिट का डेबिट होगा ही होगा, बट क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना होगा। लास्ट आई थिंक, नहीं लास्ट नहीं सर, लास्ट नहीं अभी तो। अच्छा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलो। लोन का Interest इंटरेस्ट to पे कर, cash. हाँ बोलो, इंटरेस्ट To cash. सिर्फ इंटरेस्ट टू कैश मत बोलना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ये एक होता है और एक कैश अकाउंट। अब मुझे इतना बता दो सर, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है मतलब एसेट है कि लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? Expense है. वेरी गुड सर, लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वेरी गुड सर। एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज होने से Debit. कैश क्या करना है, कैश इज योर एसेट, Decrease. एसेट आपका डिक्रीज, क्रेडिट। वेरी गुड। पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, बोलो। Loan to लोन, cash. हाँ बोलो। Loan account debit to cash. लोन, वेरी गुड सर। लोन अकाउंट होता है, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन नहीं होता, लोन अकाउंट होता है। मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो लोन का लोन में इफेक्ट पड़ेगा। तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट क्या है आपका, लाइबिलिटी है कि एसेट है? Liability. थैंक यू। तो लोन इंस्टॉलमेंट पे करने से लाइबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या करे, डेबिट करे कि क्रेडिट करे? Debit. डेबिट। सर लोन तो हुआ, और एक क्या होगा, कैश। लोन का इंस्टॉलमेंट भरने से आपके पास से क्या चला जाता है, कैश चला जाता है। तो कैश इज योर एसेट, एसेट क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होने से क्या बोलोगे, डेबिट की क्रेडिट? ठीक है ना, जेड बी। सर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक जब इंटरेस्ट अलाउ करता है आपको तो आप क्या एंट्री करोगे उसका? Cash to interest from bank. सोच के बोलो। Bank to interest. बैंक टू, एक बैंक अकाउंट कर दो और एक बैंक इंटरेस्ट कर दो, है ना। तो कौन सा इंटरेस्ट, बैंक में आया ना इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट इज योर एसेट, एसेट आपका इंक्रीज हुआ। तो बैंक अकाउंट में पैसा आने से एसेट आता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और बैंक इंटरेस्ट आपका, बोलो क्या Revenue. होगा, हाँ Revenue. थैंक यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Increase. रेवेन्यू इंक्रीज होने से डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? Credit. समझे सर। इस तरह से अगर आप अपना माइंड को बनाओगे ना, तो जर्नल एंट्री बहुत अच्छा हो जाएगा सर।
और जर्नल अच्छा मतलब अकाउंट्स में आप एक्सपर्ट बन सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं। अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है, अकाउंट्स में नॉलेज एनहांस करना है, तो इससे बढ़िया और क्या उपाय हो सकता है। अब बस क्या है, आपको अलग अलग तरीका का और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। अच्छा देखो, मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था मॉडर्न अप्रोच से समझा दिया। अब गोल्डन रूल के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो आप लोग? हेलो, क्या आप স্যার लोग गोल्डन? প্রবলেম আছে, हाँ, কয়েকটা প্রবলেম আছে, হয়নি কেমন गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल है। হ্যাঁ স্যার। चलो करते हैं, चलो करते हैं। सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन वही, यूज करेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, ऑलरेडी मैंने लिखा के रखा। गोल्डन रूल एक्चुअली पहले आया था सर, लुका पैसियोली इटली में एक्चुअली पहले गोल्डन रूल ही बनाया था। गोल्डन रूल का रूल क्या है, 3 अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसमें रूल फॉर डेबिट क्या है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट करना है ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। सर डेबिट और क्रेडिट में एक्चुअली चाहे आप गोल्डन रूल फॉलो करो चाहे आप मॉडर्न रूल फॉलो करो, कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। बट हाँ, जो नेचर ऑफ अकाउंट है, मतलब बेसिकली हाउ अफेक्टेड में और नेचर ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट में फर्क नहीं आएगा। जो गोल्डन में डेबिट क्रेडिट होता है सेम टू सेम मॉडर्न में भी डेबिट क्रेडिट होता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस ऑन दैट बेसिस। बट डिफरेंस जो नजर आएगा दैट इज ऑन अफेक्टेड में और नेचर में। बिकॉज एज पर मॉडर्न रूल देयर आर 5 अकाउंट्स जो आज के हिसाब से बहुत कनेक्टेड है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। बट ट्रेडिशनल वे में 3 अकाउंट्स माना जाता था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जो बेसिकली नॉमिनल को ही तोड़ के मॉडर्न में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू बनाया गया है ना। नॉमिनल का ही तो भाग है, नॉमिनल का ही भाग है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जो मॉडर्न में आपको दिखता है। रियल का ही भाग है एसेट एंड लायबिलिटी। बेसिकली एसेट को बेसिकली रियल को, और पर्सनल अकाउंट जो है वो मेनली कैपिटल वगैरह जो है ना उसको, ठीक है, वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। बट ठीक है, आपको सर अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा, अगर गोल्डन रूल फॉलो नहीं करने बोलता है तो गोल्डन रूल फॉलो करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन कम पूछता है। ये बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, ये डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करने का है। आपको जर्नल पूछ सकता है, आपको लेजर बनाने के लिए बोल सकता है, आपको ट्रायल बैलेंस दे सकता है, आपको फाइनल अकाउंट्स दे सकता है। सो इफ अगर आपका गड़बड़ जर्नल में है तो फिर आप फंस गए। तो जर्नल एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि नहीं पूछेगा, देयर इज अ डाउट। बट हर एक क्वेश्चन में जर्नल के बिना अकाउंट्स अधूरा है, अकाउंट्स हो ही नहीं सकता, है ना। अकाउंट्स जर्नल के बिना हो ही नहीं सकता, प्राइमरी अकाउंट के एंट्री बिना अकाउंटेंसी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जब आप लोग, जैसे मैं अभी जर्नल करा रहा हूँ, इसके बाद मैं लेजर कराऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस कराऊंगा, उसके बाद आप लोग मैम के पास फाइनल अकाउंट्स का जब पढ़ाई क्लास करोगे ना, तो फाइनल अकाउंट्स में आखिर आपको डायरेक्टली, तब आपको काफी एक्सपर्ट बनना है और आप डायरेक्टली हिट करोगे, ठीक है, डायरेक्टली आप लेजर पोस्ट करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बिना जर्नल का लेजर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेजर सिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेजर सिखाऊंगा। अच्छा, तो क्या हम अभी आपको कराए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहिए, ठीक है। सर गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो अकाउंट क्या স্যার होगा? হয়ে ये हो गया था। হ্যাঁ আগের দিন আই থিঙ্ক পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। अच्छा, मैंने ई तक करा दिया था ना, ए बी सी, सी तक करा दिया, ও সরি। ए बी सी, सी तक हो गया था, चलो डी करा देते हैं, डी ऑनवर्ड्स चलो। लेकिन यूज करना है गोल्डन रूल सर, हाँ
मॉडर्न रूल 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड करना है, बोलो ट्राई करना सबको ही। सर हाँ बोलो सर। फर्नीचर टू मोहन। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, अकाउंट तो वही रहेगा है ना, अकाउंट तो वही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये आप फटाफट पुट करो, बता दो, मैं इसमें और बात समय नहीं दूंगा, अकाउंट में और समय नहीं दूंगा ज्यादा। हाँ सर, तो फर्नीचर अकाउंट और मोहन अकाउंट। और टेल मी फर्नीचर कौन सा अकाउंट है और मोहन क्या अकाउंट है? फर्नीचर Real and रियल personal. पर्सनल। पर्सनल रियल एंड मोहन पर्सनल। रियल अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है सर? कम्स इन। रियल अकाउंट में क्या बताते हैं? एसेट कम्स इन, एसेट जब कम्स इन होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। जब बिजनेस में एसेट आता है तो उसे डेबिट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल रूल है, थोड़ा सा मतलब इतना दिन हम लोग तो नहीं पढ़ते थे सर, मॉडर्न रूल बाद में आया, लेकिन जब हम लोग प्रोफेशनल लेवल में आ गए तब मॉडर्न रूल आ चुका था। क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पुराने जमाने से यूज होते जा रहे हैं और आज भी इसका यूज है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मोहन अकाउंट पर्सनल है, क्योंकि मैं आपको लिखा के रखा, चेक कीजिएगा पर्सनल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ना। सो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, बोलो। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? मोहन इज द गिवर। मोहन इज द गिवर, मोहन इज द, मोहन गिवर है, इसीलिए हम मोहन को क्या कर देंगे, रूल वही है पर्सनल अकाउंट का। ये देखो, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। क्या बोल रहे हैं? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स। इजी है, इजी है। अच्छा, ई, ई में क्या आएगा अकाउंट, बोलो। परचेज गुड्स फॉर कैश, देखा होगा, कैश और हाँ, एक कैश और एक परचेज, कौन सा डेबिट होगा, बोलो। परचेज, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट। बोलो परचेज किस क्या आएगा गोल्डन रूल के हिसाब से? Nominal. परचेज नॉमिनल रियल। परचेज मतलब नॉमिनल, वेरी गुड, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को नॉमिनल में दिया जाता है, और कैश इज माय रियल कॉन्सेप्ट, तो कैश रियल, परचेज नॉमिनल। तो नॉमिनल के हिसाब से क्या लिखेंगे? एक्सपेंस। क्या लिखना पड़ेगा सर? परचेज इज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई। रियल में क्या लिखना है? कैश गोज आउट। कैश जा रहा है ना सर, जब हम परचेज करते हैं तो कैश चला जाता है, तो कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई। ठीक है, if purchase goods from Ram on credit, बोलो। purchase goods on Ram on Purchase and credit, RAM. purchase और RAM. राम मेरा कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर, इसलिए क्रेडिटर को याद रखना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई। सो परचेज एंड राम, तो बोलो परचेज क्या होगा? नॉमिनल। राम क्या होगा? पर्सनल। एज पर नॉमिनल सेम कॉन्सेप्ट, परचेज इज एन एक्सपेंस, पर्सनल में क्या लिखोगे? राम इज दी गिवर, ठीक है ना सर, बोलो समझ में आ रहा है जी। रिटर्न गुड्स टू राम, बोलो क्या होगा?
राम अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। अब राम अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा यहाँ पर बोलो? पर्सनल एंड नॉमिनल। पर्सनल और नॉमिनल, ध्यान से बोलो। परचेज हुआ था और राम हुआ था, इस बार क्या हो रहा है? राम हो रहा है। हाँ बोल बोल। रिटर्न করলে তো टाइप्स ऑफ गेन। रिटर्न करने से टाइप्स ऑफ गेन। राम क्या है? पर्सनल। राम क्या है? पर्सनल। और परचेज रिटर्न क्या है? नॉमिनल। मतलब जब रिटर्न कर देते हैं, परचेज करके रिटर्न कर देते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ गेन। यू कैन से दैट परचेज रिटर्न इज अ गेन। वेरी गुड। परचेज रिटर्न प्रॉफिट तो नहीं है, इट्स अ गेन। परचेज रिटर्न इज गेन। वेरी गुड। और पर्सनल में क्या हो जाएगा? पर्सनल में क्या हो जाएगा ये? रामेश रमेश रिसीवर रिसीवर। रामेश रिसीव। वेरी गुड। राम इज रिसीव, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। और गेन होने से क्रेडिट। सब कुछ रूल के हिसाब से कर रहे हैं। रूल याद अगर भूल जाओगे तो गंडगोल। एच सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोलो। कैश और सेल्स। कैश क्या होगा? रियल। सेल्स क्या होगा? नॉमिनल ना। कैश में क्या होगा? कम्स इन, इसलिए डेबिट। सेल्स में, सेल्स में क्या लिखोगे? इनकम। सेल्स इज अ रेवेन्यू, है ना। तो रेवेन्यू मतलब वही इनकम, है ना। सेल्स से रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू होने से क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ा आपका। ऑल इनकम्स गेन्स एंड रेवेन्यूज आर credited। समझ में आ रहा है सर? सेम चीज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट में बात चल रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर बोलो? अच्छा जी हो गया, एच हो गया, कौन सा होगा? आई। अरे सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, बोलो सर। आई। क्या करें? Yes to Shyam. And Shyam to Sil. हाँ सर, श्याम्स टू सेल ना। हाँ सर। श्याम, श्याम होगा और सेल्स होगा। श्याम मेरा कौन है? Personal. पर्सनल। पर्सनल में क्या करेंगे? श्याम इज दी रिसीवर। रिसीवर होने से क्रेडिट। सेल्स मेरा नॉमिनल। नॉमिनल में क्या लिखते हैं? सेल इज माय रेवेन्यू। सेल एक्चुअली रेवेन्यू है सर। हाँ, सेल एक्चुअली रेवेन्यू है। सेल इज माय रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वही इनकम गेन्स एंड रेवेन्यूज। सॉरी गलत लिखा क्या? ये क्रेडिट तो नहीं होगा, डेबिट रिसीवर ना। श्याम इज द रिसीवर डेबिट एंड सेल इज माय रेवेन्यू। ठीक है जी। श्याम रिटर्न गुड्स। श्याम ने रिटर्न कर दिया तो एक सेल्स रिटर्न हो जाएगा और एक श्याम हो जाएगा। श्याम ने रिटर्न किया, श्याम को मैंने जो बेचा था श्याम ने वो रिटर्न कर दिया। बोलो सेल्स रिटर्न क्या होगा, श्याम क्या होगा?
नॉमिनल पार्ट। वेरी गुड सर, सेल्स रिटर्न नॉमिनल। नॉमिनल में क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस। सेल्स रिटर्न इज माई सेल्स रिटर्न इज एक्सपेंस। तुमने बेचा था वापस आ गया, लॉस नहीं हुआ सर। लॉस बोलेंगे जो बेचा था वापस आ गया। एक्सपेंस बोलेंगे कि मतलब सेल करने से एक खर्चा आता है ना, मतलब कहीं ना कुछ खर्चा तो आपका रहेगा ही। सेल्स रिटर्न, सेल हो जाते हैं, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का ऑपोजिट क्या होता है? लॉस, एक्सपेंस। एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न इज एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। और श्याम इज योर श्याम इज योर Personal. पर्सनल। पर्सनल में क्या इसका एक्टिविटी है? रिसीवर की गिवर है? Sir, गिवर। giver. क्रेडिट कर। रिसीव कैश फ्रॉम श्याम। श्याम से कैश रिसीव करना। कैश एंड श्याम। कैश इज योर रियल, कम्स इन डेबिट। कैश रियल है, कम्स इन है, डेबिट है। श्याम, श्याम का क्या करें? पर्सनल है। श्याम इज द गिवर। गिवर होगा तो क्रेडिट। अरे हो नहीं जाएगा क्या ये? हाँ सर, ये कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर हो जाना ड्राइंग है। वाला एक तो बता दीजिए ना। ड्राइंग वाला बता दे। कौन सा? ये विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। हाँ सर। तो जब जब पर्सनल यूज में आप विथड्रॉल करते हो, जब पर्सनल यूज में आप विथड्रॉल करते हो तो आप बोलो कि आपका क्या होता है? ड्राइंग्स आपका क्या है? तो अकाउंट क्या आएगा? ड्राइंग्स आएगा। और क्या अकाउंट आएगा? कैश। कैश। तो ड्राइंग्स इज योर पर्सनल, है ना? ड्राइंग्स इज योर पर्सनल। पर्सनल है कि नहीं है? आप पर्सनल कर्व से ड्राइंग करते हो ना, तो कौन ड्रॉ कर रहा है सर? अरे कौन ड्राइंग्स कर रहा है? किसका बिजनेस है? ओनर। ओनर। मतलब ओनर कौन था? गणेश था ना? क्या होगा? गणेश इज दी रिसीवर, दैट्स व्हाई डेबिट। और कैश क्या है आपका? रियल है। और कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, क्या आ रहा है? गोज आउट। गोज आउट। तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और किस में डाउट है बोलो, बता देते हैं। ये होमवर्क था एक्चुअली। सर जेड बी। सर
आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। कुछ नेटवर्क इश्यूज था। अच्छा, स्क्रीन शेयर है। जो बात कर रहा था मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। शुभजीत, नहीं आवाज आ रहा है? है हाँ सर। सर। देखो सर, जो मैं बोल रहा था कि अगर आप बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इस पे दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट एंड बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट सर, ठीक है। बैंक अकाउंट पर्सनल होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब ये पर्सनल होगा तो बैंक में जब इंटरेस्ट आता है तो किसी ना किसी को आएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट में जब इंटरेस्ट आता है तो इसमें रिसीवर कौन है? सर बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि गणेश के बिहाफ में बैंक अकाउंट बैंक के पास है। तो बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो बैंक अकाउंट पर्सनल है, बैंक इज द रिसीवर। दैट्स वाई बैंक को डेबिट किया जाता है। और बैंक इंटरेस्ट आपका नॉमिनल है, बैंक इंटरेस्ट आपका नॉमिनल है, क्योंकि दिस इज योर गेन, है ना। इंटरेस्ट इज गेन, और इंटरेस्ट जब गेन है तो ये क्रेडिट है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। और पूछो। सर बैंक पर्सनल अकाउंट है। हाँ सर, बैंक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब एज पर गोल्डन रूल बैंक पर्सनल अकाउंट। आप बैंक को एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, तो रियल अकाउंट नहीं है ये। बैंक ऑलवेज पर्सनल अकाउंट होगा सर। रिसीवर है कि गिवर है ये देख के आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये गलती मत कर बैठना, ठीक है। अगर देखो, मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर क्वेश्चन में गोल्डन रूल के हिसाब से कुछ नहीं पूछा तो फिर आपको गोल्डन रूल यूज करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप मॉडर्न रूल फॉलो करो, इजीली जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट अगर कहीं पर आपको गोल्डन रूल की, हाँ बोलो सर। স্যার এম নম্বর ট্রানজাকশনটা তাহলে কি হবে? ব্যাংক তাহলে পার্সোনাল बैंक पर्सनल, डिपॉजिट इनटू আর बैंक, cash डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब कैश अकाउंट डेबिट, है ना। कैश को डेबिट करेंगे तो कैश है और बैंक है, तो कैश इज माई रियल, कैश रियल है, और इसके हिसाब से क्या होगा, कम्स इन ना, सॉरी गलत सर हो गया। बैंक बैंक कैश बैंक बैंक टू कैश, सॉरी सर, बैंक बैंक टू कैश। तो बैंक इज पर्सनल, बैंक इज दी, बैंक इज दी পার্সোনাল रिसीवर। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट दी रिसीवर ना। कैश क्या है, रियल है, और कैश रियल है तो रियल रियल होने से क्या होता है, कम्स इन गोज आउट तो क्रेडिट कर लेना। हो जाए अच्छे। হ্যাঁ স্যার। मानी सनॉन सबको क्लियर है ना? हाँ सर। एक काम करते हैं सर, ये गोल्डन रूल का सोल्यूशन भेज देते हैं आप लोग, अभी चेक कर लो। हाँ, मैं अभी शेयर शेयर कर देता हूँ, चेक कर लो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस अगर थोड़ा बहुत मन में डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो वो डाउट एक बार पूरा देख लो, कहाँ क्या हो रहा है, रीजन के साथ दिया हुआ है, ठीक है, हाउ अफेक्टेड के साथ दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लो, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ सर। ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेजर कराऊंगा। और अच्छा, मैंने जो होमवर्क का जर्नल की प्रैक्टिस के लिए जो दिया था, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर सब अमाउंट के साथ जर्नल दिया हुआ है, जैसे इलस्ट्रेशन 5 मिला है ना आप लोगों को, जैसे इलस्ट्रेशन 5, जैसे कि ये परचेज रिटर्न के ऊपर काफी सारा है, बहुत अच्छा अच्छा है सर, इसे भी कीजिएगा। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7, अच्छा अच्छा जर्नल है, ट्राई कीजिएगा सर, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग तो है इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 एंड 13 दोनों बहुत ही बढ़िया है। अगर ये सब जर्नल सॉल्व कर लिए, मतलब आप समझो कि आपको जर्नल में रोकना मुश्किल है, मतलब अकाउंट्स में आप काफी एक्सपर्ट बन जाओगे। बस इतना ही करूंगा सर, ठीक है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं गिवन करके रखा उसे ट्राई करना,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के लेजर कराऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा और उसके बाद मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में जाऊंगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स मतलब वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, ये सब मैटर में बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही है। नेक्स्ट Sir, क्लास में बोलो। মানে পরে নেক্সট ক্লাস কবে? नेक्स्ट क्लास कब हवे इन द सेंस, देख कल तो संडे है, कल तो ऐसे ही छुट्टी है। मंडे दिवाली है, ठीक है, तो मंडे छुट्टी रहेगा नो डाउट, दिवाली में छुट्टी देना ही पड़ेगा। दिवाली में छुट्टी है और दिवाली के नेक्स्ट दिन मतलब बुधवार, बुधवार कुछ है क्या? बुधवार क्लास होगा, बुधवार सर, क्लास होगा। भाई फोटा में कोई छुट्टी नहीं है। भाई फोटा के सुबह भाई फोटा कर लेना, ठीक है, सुबह भाई फोटा कर लेना, और क्या है सारा दिन क्या काम है, क्लास कर लेना। ठीक है, 1 घंटा थोड़ा कम पढ़ा देंगे सर, फेस्टिव के दिन थोड़ा कम पढ़ा देंगे, 2 घंटे की जगह 1 घंटा पढ़ा के छोड़ देंगे। अगर बाई चांस नहीं लूंगा तो बता दूंगा, बट नॉर्मली मोस्ट प्रोबेबली सोम और मंगल ये 2 दिन छुट्टी रहेगा, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, Yes, sir. ठीक है। থ্যাংক ইউ স্যার। ओके सर, Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू सर।